सो सबसे पहले अगर हम बात करें साइट्स की, तो आप लोग कैसे पता करते हैं कि कौन-सी साइट पे हमें काम करना है और क्या-क्या टूल्स यूज़ होते हैं? जी, एक ताला यूँ तो स्थल का नाम है, गाँव का नाम अमेरिका पर है। अच्छा। साइट जो पुरानी साइट होती हैं, उस पे कोई न कोई लक्षण, कोई न कोई चिन्ह। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। आज के हमारे गेस्ट छत्तीसगढ़ के इतिहास की खोज में एक अहम भूमिका रखते हैं। इन्होंने कई साइट्स जैसे कि ताला, डीपाडू डी और बस्तर के भी कई साइट्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे गेस्ट श्री राहुल कुमार सिंह जी holds an important place among people who have prominent knowledge in history, culture, and archaeology of Chhattisgarh. Sir has immense knowledge in archaeology and is also involved in writing and also educating and training of administrative and police officers. We welcome श्री राहुल कुमार सिंह जी। तो आइए कुछ दिलचस्प बातें इन्हीं से जानते हैं। नमस्ते सर, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले सर आप बताइए कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई? अ, कि पुरातत्व के करियर की शुरुआत अगर कहें तो मैं जब ग्रेजुएशन स्नातक कक्षाओं की पढ़ाई मैंने शुरू की, तभी मेरा विषय प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व था। इतिहास बहुत मेरी रुचि का विषय उस तरह से नहीं था, और रुचि का इसलिए भी क्योंकि उसमें डेट्स, तिथियां याद करनी होती हैं। लेकिन हमारे जो शिक्षक थे, मैं बहुत आदर से उनका हमेशा स्मरण करता हूँ, डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर। उन्होंने जब मुझे समझाया, और ये बाद में मुझे स्पष्ट भी हुआ कि हम जब प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो मोटे तौर पे हमें सेंचुरीज में, शताब्दियों में बात करनी पड़ती है। तो जो मुख्य इतिहास का हिस्सा है वो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेके, और फिर मौर्य काल, फिर उसके बाद कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन, उसके बाद मध्यकाल, फिर मुस्लिम। तो इस तरह से बहुत बड़े ब्रैकेट्स होते हैं, उसमें हम इतिहास को देखते हैं। तो मुझे मुझे रुचि हुई, और उसका शायद एक कारण, बहुत महत्वपूर्ण कारण जो मैंने कहा, कि ऐसे गुरु थे जो मुझे लगता है कि ऐसे गुरु अगर मिलें तो ऐसे किसी भी विषय में आपकी रुचि हो सकती है। थोड़ा एक रुचि का कारण ये भी था कि फील्ड को लेके या रिमोट एरियाज़ को लेके, थोड़ा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ में भी मेरी दिलचस्पी है, और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो रिमोट साइट्स हैं। तो सर्वे इस तरह का काम है कि जो बहुत सुख सुविधापूर्ण कैरियर चाहते हैं उनके लिए नहीं है ये। और जिनको इस तरह का पैशन है, दिलचस्पी है, वो इस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो मेरा ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई मेरी यहीं रायपुर से हुई, और 1 साल के लिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बिरला इंस्टीट्यूट भोपाल से किया। तो इससे एक तरह से कहिए कि इस करियर की नींव पड़ी, और बाद में मैंने अपनी शासकीय सेवाएं 1984 में बिलासपुर संग्रहालय से शुरू की। जी। सो सबसे पहले अगर हम बात करें साइट्स की, तो आप लोग कैसे पता करते हैं कि कौन-सी साइट पे हमें काम करना है और क्या-क्या टूल्स यूज़ होते हैं? जी, देखिए इसके कई तरीके हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पुराने जो सर्वे हैं, जो सर्वेक्षण पूर्व में किए गए होते हैं, चाहे वो किसी प्रयोजन से हो, कभी राजस्व के, कभी जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, कोई भी सर्वे होता है, एंथ्रोपोलॉजिकल। तो उन सर्वे में, जैसे अगर आप एक उदाहरण से मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँ कि ताला जो साइट है रायपुर बिलासपुर रोड पे, उसकी जानकारी, प्राथमिक जानकारी आई थी, वो एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर कनिंघम थे, पहले डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। उनके सहयोगी बेगलर यहाँ आए थे।
और यहाँ तब कलेक्टर मिस्टर फिशर हुआ करते थे। उनसे उन्होंने पूछा, एक ताला, यूँ तो इस स्थल का नाम है, गांव का नाम अमेरिका पर है, अच्छा। लेकिन उन्होंने उसमें जो अपने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि रायपुर बिलासपुर रोड पे एक स्थान है जो जेठानी देवरानी कहा जाता है। बस इतना सा संकेत था। उस संकेत के बाद में एक हमको जानकारी मिलती है कि पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी ने, और जिनका मैंने नाम लिया, हमारे गुरु डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर जी ने जी। काम किया, और इसके कारण इस पे ध्यान गया, तो फिर राज्य शासन ने इसको संरक्षित किया इस तरह से। और कई बार चांस डिस्कवरी होती है। अच्छा। लोग कहीं घर के लिए नींव खोद रहे हैं, खेत में हल चला रहे हैं, कोई चीज़ मिलती है तो आमतौर से होता यह है कि उसके निरीक्षण के लिए टीम जाती है। साइट, जो पुरानी साइट होती हैं, उस पे कोई ना कोई लक्षण, कोई ना कोई चिन्ह सरफेस पे, धरातल पे ज़रूर होता है, संभावना होती है। उससे एक अनुमान होता है। कई बार किसी अन्य कारण से नदी के किनारे जो कटाव होते हैं, कई बार वो हमको सहायक होते हैं। उन कटाव से ये चीज़ दिख जाती है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए ज़्यादातर लोगों ने, शायद सभी दर्शक श्रोताओं ने ये पढ़ा होगा कि रेल लाइन बन रही थी और उसके लिए खोदा जा रहा था। पुल बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत थी और खुदाई किए तो पकी पुकाई ईंट मिलने लगी। तो इस तरह की भी चांस डिस्कवरी होती है। तो ये सर्वे करते हुए कई बार पता चलता है, अदरवाइज कई बार बाई चांस भी होता है जी। कई बार किसी प्राकृतिक घटना के कारण ऐसा पता चलता है। और हमारे अपने सर्वेक्षण भी होते हैं, विलेज टू विलेज सर्वेक्षण किए जाते रहते हैं। उनमें ऐसे स्थल आते हैं जो नोट कर लिए जाते हैं। बाद में फिर उस पे किस पे काम करने की प्राथमिकता है, ये तय किया जाता है। तो ये खुदाई करना भी बहुत ही बारीकी से करना होता है, क्योंकि कहीं कोई चीज़ें टूट ना जाएं, कोई चीज़ें खराब ना हो जाए। तो इसके लिए आप लोग क्या टूल्स यूज़ करते हैं? टूल्स देखिए, वो तो बहुत तकनीकी और बहुत क्या कहा जाए, बहुत विस्तार से वो है। लेकिन मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि हमको जो कामगार होते हैं वो तो स्थानीय तौर पे ही हमको लेने होते हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है जो उत्खनन करता है उसकी। उत्खननकर्ता को लगातार उस स्थल पे रह के, और जो उसका तकनीकी स्वरूप है, ट्रेंच उसमें लगाते हैं, जब वर्टिकल एक्सकेवेशन होता है, जब हम ज़मीन के अंदर जाते हैं, तो जब सांस्कृतिक स्तरों की जो स्थल हैं उनकी खुदाई की जाती है, तब उसका तरीका दूसरा होता है। और कुछ ऐसे भी स्थल होते हैं जो हमको पता होता है कि ये माउंट, ये जो टीला बना है, वो किसी स्मारक के ढह जाने के कारण बना है। तो वो उसको मलबा सफाई या उसकी खुदाई के लिए करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। लेकिन उसमें हमारे साथ हमारे सहयोगी जो खनन करता है, तो ड्राफ्ट्समैन, मार्क्समैन, फोटोग्राफर, सर्वेयर, सारे लोग होते हैं, और लगातार उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता रहता है, फोटोग्राफी की जाती रहती है। और ये कहा जाता है कि किसी स्थल का उत्खनन करने के बाद जो उसकी रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट देख के किसी भी दूसरे व्यक्ति को ये सारी चीज़ें पता लग सके कि वो मूलतः क्या था। तो उत्खनन करते हुए उसके इंटरप्रिटेशन, तुरंत उसके व्याख्या के लिए व्यग्रता नहीं होनी चाहिए। उसके यथातथ्य, उसके अभिलेखन की आवश्यकता अधिक होती है। बहुत ही आराम से सोच समझ कर करने जी वाला काम। जी, मिट्टी छानी जाती है, छन्नी रखनी होती है कि कोई माइनर एंटिक्विटी, आमतौर से जो बीड्स या सिक्के मिलते हैं तो वो, और हमेशा होता ये है कि बहुत बारीक चाकू, कुछ स्थानीय व्यवस्थाएं भी करनी होती हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ ऐसे स्थल पे काम किया, तो जो मजबूत लकड़ी होती है, बबूल की लकड़ी या वो, तो कई बार लोहे के औजारों के बजाय हम लोगों ने वहीं स्थानीय तौर पे बबूल जैसी लकड़ियों के
चाकू बना लिए थे, उसके नेल्स बना लिए थे कि वो ज़्यादा सुरक्षित होता है। तो कहीं अनुमान होता था कि यहाँ कोई पुरावशेष है, तो उस जगह फिर किसी न किसी फ्रेंड हैंड को या ऐसे कामगर जो काम करते करते जिनको अनुभव होता है, उनके माध्यम से फिर करना होता है। ऐसे जो सामान्य मिट्टी हटाने का काम है उसको तो कोई भी करना लेबर ही कर होता सकता है जी। लेकिन ये लगातार निगरानी रखने की है कि कहाँ एंटिक्विटी आ रही है, कहाँ सावधानी की ज़रूरत अधिक है। जी। तो उसमें से जो स्कल्पचर्स निकल कर आते हैं, फिर वो क्या प्रोसेस होता है? वो हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन जी, होगा? लोकेशन कि किस ट्रेंच से किस गहराई पे किस लोकेशन पे निकला, क्योंकि बाद में वो जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है, जो स्तरीकरण होता है, जो हमको काल निर्धारण में सहायक होता है, तो उसके कारण उसको उस तरह से डॉक्यूमेंट किया जाता है कि किस जगह किस स्थिति में वो मिला था। पूरी तरह से उसको प्लॉट कर लेने के बाद, फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन कर लेने के बाद फिर उसको रिमूव करके रखते हैं और लेबल कर देते हैं। जो माइनर एंटिक्विटीज़ होती हैं, खासकर पॉटरी जो मृदभान के टुकड़े होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके लिए एक यार्ड बना लिया जाता है। यार्ड जो होता है वो जिस तरह के यहाँ ट्रेंचेस लिए गए हैं, जो लेआउट किया गया है, उसी का एक रेप्लिका होता है। तो A1 ट्रेंच का है तो रेप्लिका A1 यार्ड है, उसमें रखा जाएगा। A2 का A2 में रखा जाएगा। तो फिर बाद में ये डॉक्यूमेंटेशन में सुविधा होती है अपनी। और उन्हें हम प्रिजर्व कैसे करते हैं? वहाँ मौके पे तो प्रिजर्वेशन का कम स्कोप होता है, लेकिन हमारे साथ जो टीम होती है उसमें कंजर्वेटर्स भी होते हैं, जो केमिस्ट भी होते हैं, जिन्हें मूर्तियाँ अगर टूटी हुई हैं उनको जोड़ने का, साफ करने का। तो जो बहुत प्राइमरी चीज़ें हैं, जो बहुत प्राथमिक तौर पे आवश्यक होती हैं, वो ही ट्रीटमेंट उस जगह किया जाता है, क्योंकि ज़रूरत होने पे फिर उसको लेबोरेटरी में लाके प्रोसेस किया जाता है। जितनी ज़रूरत, प्राथमिक ज़रूरत होती है उसको मौके पे ही, और उसके लिए अलग से रसायनज्ञ होते हैं अंदर। कुछ प्राथमिक उसका प्रशिक्षण एक्सकेवेटर्स को भी होता है। हम लोग जो पुरातत्व से संबंधित लोग हैं, एक उदाहरण के लिए मैं आपको ध्यान करा रहा हूँ कि जो बस्तर की ढोलकल गणेश प्रतिमा है, जो बहुत प्रसिद्ध थी और गिर के टूट गई थी, उसको जो पूरी की पूरी प्रतिमा को फिर से रीबिल्ट किया। वो रीबिल्ट करने में हमारे पुरातत्व विभाग के हमारे जो साथी थे, उन लोगों ने बहुत दुर्गम जगह पे और बहुत काम करने की मुश्किल स्थितियों में उसको फिर से री-इरेक्ट किया और फिर से जोड़ के वहाँ स्थापित किया। कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ें जो निकली हैं या जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो कौन से ईयर के हैं, कौन सी सदी के हैं, या कौन से राजा उस वक्त वहाँ राज्य करते थे? ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है हमारे जितने दर्शक श्रोता हैं, सभी ने रेडियो कार्बन या कार्बन डेटिंग की बात सुनी होगी। तो एक ये भ्रामक धारणा होती है कि कोई भी चीज़ मिली तो उसकी कार्बन डेटिंग करा ली जाए। इसमें मैं जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक भ्रम जरूर होता है कि किसी भी वस्तु की प्राचीनता की जानकारी उसके रेडियो कार्बन डेटिंग से होती है। वास्तविकता ये है कि विज्ञान का विद्यार्थी या सामान्य ज्ञान भी जिनको जो लोग थोड़े जागरूक हैं, वो जानते हैं कि कार्बन दरअसल किसी भी ऑर्गेनिक या जैविक पदार्थ में कार्बन होता है। दरअसल पूरा जो रसायन शास्त्र है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो इसी पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो कार्बन की केमिस्ट्री है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि किसी पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। सबसे पहली बात किसी जड़ वस्तु की, निर्जीव वस्तु की, और निर्जीव कहने का मेरा मतलब यह है कि जड़ वस्तु, क्योंकि अगर उसमें कभी जीवन रहा है तो उसकी संभावना बन जाती।
दूसरी चीज़ कार्बन डेटिंग में ये ध्यान देने की होती है कि कार्बन डेटिंग में अलग-अलग सैंपल लेने पे या अलग-अलग जो लेबोरेटरीज़ हैं, उनकी रीडिंग में 100, 200, 400 साल का फ़र्क आता है। अच्छा। तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि ऐसी कोई तिथि निर्धारण जो 1000, 1500, 2000 साल या उससे भी अधिक पुराना है, उसके लिए कार्बन डेटिंग की जाएगी, उसके लिए कारगर होगी। अगर हम बहुत फाइन डेटिंग चाह रहे हैं, जी। तो वो कार्बन डेटिंग से संभव नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है? सवाल उठता है। तो तिथि निर्धारण की 2 विधियाँ होती हैं। एक निरपेक्ष विधि एब्सोल्यूट या साइंटिफिक मेथड, और दूसरी सापेक्ष विधि जिसको रिलेटिव या कंपैरेटिव डेटिंग कहते हैं, जो तुलनात्मक होता है। उत्खनन की बात करते हुए मैंने जो स्तरों की बात की, तो हम न वहाँ डेटिंग कैसे मददगार होती है कि एक गहराई में हम जा रहे हैं, 5 फुट के बाद हमको एक स्तर मिल रहा है, उस स्तर पे एक हमको सिक्का मिला। सिक्का जो पहले से हमको मालूम है या उस पे कोई लिपि अंकित है, लिपि के आधार पे या उस पे कोई शासक का नाम है, उसके आधार पे ये हमको पता लग गया कि ये इस वर्ष का, इस शताब्दी का सिक्का है। इसके आधार पे हम ये मान लेते हैं कि उस स्तर में जितनी चीज़ें मिल रही हैं, वो उस काल की थी। ये रिलेटिव डेटिंग, एब्सोल्यूट डेटिंग नहीं है। हम किसी वस्तु का तिथि निर्धारित नहीं कर रहे हैं, उसकी तुलना में हम डेटिंग कर रहे हैं। और ठीक इसी तरह किसी भी कलाकृति के लिए होता ये है कि एक फ्रेम जो प्राथमिक रूप से किसी मंदिर के साथ शिलालेख लगा है, शिलालेख में राजा का नाम है, उसमें तिथि है, उससे ये निर्धारित हो गया कि ये मंदिर इस काल का है। तो इस तरह अलग-अलग मंदिरों के अलग-अलग काल जो हमको मिलते चलते हैं, उसके आधार पे कई बार साहित्यिक प्रमाण हमको उसके लिए मदद करते हैं। तो उसके आधार पे एक फ्रेम हमारे पास होता है और उसके आधार पे लिपियाँ बहुत मददगार होती हैं। जो पैलियोग्राफिक पुरालिपि शास्त्र है, तो जो लिपियों का विकास क्रम है, वो हमको बहुत मदद करता है। जी। इसी तरह सिक्के, अलग-अलग राजाओं के सिक्के, अलग-अलग काल के सिक्के, उनका नाम उस पे होता है, वो मदद करते हैं। तो ये इन सब चीज़ों से जो एक फ्रेम बन जाता है, एक खाका बन जाता है, उस खाके के आधार पर फिर चीज़ों को प्लेस किया जाता है, प्लेस होता है वो। जी। आप लोग दिन रात काम करते हैं कोई भी साइट पे, तो कभी कुछ अलग सा अनुभव हुआ है आपके साथ वहाँ पे? अलग सा अनुभव तो देखिए स्वाभाविक है। मनुष्य उसमें कितना उस स्थल के कारण है और कितना अपने संवेदनशील होने के कारण है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन किसी स्थल पे काम करते हुए ये एक रोमांच, स्वाभाविक रोमांच होता है। ऐसी जगहों पे काम करते हुए लोग ये कहते हैं, लोगों की ये मान्यता होती है कि ये देवता है, ये भूतहा है, इस तरह की बात होती है। लेकिन मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये मैं कह सकता हूँ कि पुरानी जगह होती है, वो बहुत समय से कोई उस पे आवाजाही नहीं होती है, तो जीव जंतुओं का, सांप का, बहुत सारा ऐसा वो होता है। तो एक सावधानी हम लोग ये ज़रूर करते हैं कि किसी स्थल पर काम शुरू करने के पहले थोड़ा उस पे हलचल, थोड़ा वो हुआ तो कुछ झाड़ियाँ हैं तो उसको साफ करके उसको जला दिया। तो ये सब जो 2-3 दिन की धमक होती है, लेआउट होता है, तो उसमें आमतौर से ऐसे कोई जीव-जंतु हैं, वो वहाँ से हट जाते हैं। जो कुछ पैरानॉर्मल की बात है, तो एक मेरा अनुभव है कि इन चीज़ों पे थोड़ा मेरा कम भरोसा होता है। जी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मनुष्य की संवेदनाएँ हैं, ऐसा स्वाभाविक है।
हम ताला में काम कर रहे थे तो हमको हमेशा ये कहा जाता था कि जो देवरानी मंदिर है उसके गर्भगृह के नीचे एक नाग का जोड़ा रहता है। अच्छा। और लोग कहते थे कि वो नाग पंचमी के दिन, शिवरात्रि के दिन दिखता है। संयोगवश हम लोग इन दोनों तिथियों पे थे, हमको कभी नहीं दिखा। और ये मैं हमेशा ये कहता था कि भाई हमको क्यों नहीं दिखता, तो जैसा मजाक में दामवासी भी कहते थे कि नहीं, वो जो बहुत पुण्य आत्मा है उन्हीं को दिखता है। ठीक था, लेकिन एक संयोग ये हुआ कि एक साल मुझे ख्याल आता है कि ये 89 या 90 का वर्ष है, 90 का शायद, महाशिवरात्रि का समय था ना, 88 87 या 88 का। तो महाशिवरात्रि के कुछ दिन पहले हम लोग गए तो लोगों ने बताया कि नाग के सपोले भी हैं, बच्चे हैं, और उसमें से एक दूधनाग है, सफेद नाग है। तो ये हमको और ज़्यादा लगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, इस बार देखते हैं शिवरात्रि के दिन। और शिवरात्रि के दिन हमको एक कामगार बुलाने आया कि चलिए वो नाग निकला है उसका पूरा। और देवरानी मंदिर के जो प्रणाल है, माली है, हम लोग भागते गए, कैमरा लेके गए, साथ कैमरा था। हमने देखा तो वो था वहाँ, हम लोगों ने फोटोग्राफ किया उसका। मुझे लगता है कि हम बहुत सारी प्राकृतिक स्थितियों को, प्राचीन स्थितियों को हम उस तरह से उनके प्रति जागरूक नहीं होते। और कोई प्राकृतिक स्थिति जिसके हमारे पास नियमित संदर्भ नहीं है, वो हमको आश्चर्य में डालते हैं। तो शायद इतनी बात है। ये ज़रूर है कि रुद्र शिव की जब खुदाई कर रहे थे तो रात को सपने में रुद्र शिव तो आए थे। आते थे, अच्छा। ये तो तो सच। वो तो लेकिन वो, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि वो मानवीय स्वभाव है। आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इंडल्ज्ड हैं, उसमें आप हैं, तो वो आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो सच में कोई खुदाई का राह आसान करते हैं, रास्ता बंद करते हैं। आपको आपका जुड़ाव ज़रूर उस हाल से महसूस कराते हैं। हम जैसे अभी आप ताला के बारे में बता रहे थे, तो ताला का जो मंदिर है वो कितना पुराना होगा? देखिए, ताला छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थलों में से है। और उसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं। एक तो उसकी प्राचीनता। मोटे तौर पे उसका जो तिथि निर्धारण है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी का किया जाता है। और अभी काल निर्धारण की जो बात हो रही थी, वो जो काल निर्धारित किया गया है वो कला शैली के आधार पे। जो गुप्तों की कला है उसका थोड़ा विकसित रूप हमको ताला में दिखाई पड़ता है। तो जो 4ठी या 5वीं शताब्दी जो गुप्त काल की है, उसका एक अगला परिष्कृत चरण अगर हमको दिखता है, और ज़्यादा ऑर्नेट, ज़्यादा संश्लिष्ट कुछ चीज़ें जो हमको दिखती हैं, वो ताला में दिखती हैं। ताला 2 मंदिर, देवरानी मंदिर और जेठानी मंदिर, अब नाम उनको दे दिया गया है। पहले वास्तव में उस स्थल को, जो अभी वर्तमान देवरानी मंदिर है, उसे ही देवरानी जेठानी का मंदिर कहा जाता था। बगन का जो टीला है, जिसे अब हम जेठानी मंदिर हम लोगों ने नाम दे दिया है, वो मंदिर उसको सीत बाबा, देउर, इस तरह का नाम दिया जाता था। और वो टीला था, कुछ पत्थर उसके ऊपर पड़े हुए थे, जो शिलाखंड थे, स्थापत्य खंड थे, प्रतिमा खंड थे, कुछ पे उकेरा हुआ था, कुछ कार्व्ड स्टोन थे। और वो उस पे पहले से तो जानकारी थी, कुछ काम पहले भी हो चुका था उस पे, लेकिन नियमित काम मैं हमारे एक और बहुत महत्वपूर्ण पुरातत्व शास्त्री, कला मर्मज्ञ का नाम यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, डॉक्टर प्रमोद चंद्र। वो 85-86 के दौरान मध्य प्रदेश शासन के वो सलाहकार रहे थे। और वो बिलासपुर आए, उन्होंने चर्चा की
उनके पास समय कम था। उन्होंने कहा कि इतने सीमित समय में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है जो आप लोग कौन सी साइट जो दिखाना चाहेंगे? ताला साइट है उससे वो परिचित थे। तो जब हम लोगों ने ताला कहा तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं देखना चाहता था, ये कितनी बिलासपुर से पास है, मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता है। ताला उन्होंने देखा और जब अपना उन्होंने टूर पूरा किया तो उन्होंने जो जाकर शासन को सलाह दी, उस सलाह में प्राथमिकता से ताला का काम करने का, उसकी खुदाई करने का और संरक्षण का उन्होंने सुझाव दिया था। तो इस तरह से ताला के काम की रूपरेखा बनी और बाद में हमारे तब सचिव अशोक वाजपेयी जी होते थे और फिर हमारे डायरेक्टर और फिर कमिश्नर हुए डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती जी। तो ये ऐसे अधिकारी रहे जो एक तरह से कहिए कि जिनका मार्गदर्शन रहा। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अधिकारी थे GL गायकवाड़ जी। तो हम लोगों को ये दायित्व मिला काम करने का, हमको अवसर मिला और 1986 से फिर ये काम शुरू हुआ और 1986 से 88 तक लगभग 3 सत्रों में ये काम हुआ। बाद के सत्रों में उसके कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन को लेके काम हुआ। लेकिन प्रारंभिक सत्रों में जेठानी मंदिर की खुदाई उसको एक्सपोज किया और उस दौरान ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवशेष हमको मिले प्रतिमाओं के, स्थापत्य खंड के, कुछ बहुत सीमित लेकिन सिक्के मिले हमको जी। तो वो जैसा मैं कह रहा था कि खुदाई के समय इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और वो बहुत, क्योंकि ऐसा थोड़ा भी अंदाज होता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ एंटिक्विटीज, जहाँ माइनर एंटिक्विटीज, छोटे पुरावशेष हैं, तो वहाँ कुछ अनुभवी लोगों को जो बहुत बारीकी से काम करते हैं। और मैंने देखा कि खुदाई का काम ही हो तो मेहनतकश मजदूरों का, कामगारों का काम है, लेकिन खुदाई के काम में जो बुजुर्ग होते हैं और महिलाएं होती हैं, अच्छा, वो उनका बहुत महत्व होता है। वो जिस केयर से, सावधानी से और बारीकी से काम करती हैं उतना शायद वो नहीं, क्योंकि वो काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें आपको अपना पुरुषार्थ दिखाना है, उसमें आपको इतनी बारीकी भी चाहिए। वो हमको वहाँ इस तरह का बहुत सारे हमको अच्छे हैंड्स मिले थे जो मदद की जिन लोगों ने। तो देवरानी जेठानी को क्या गंगा यमुना का नदी देवियाँ दरअसल जो वर्तमान देवरानी मंदिर है, हमारे जो दर्शक वहाँ गए होंगे, देवरानी मंदिर में प्रवेश द्वार के पहले दोनों तरफ 2 नारी मूर्तियाँ हैं। आमतौर से मंदिरों के द्वार शाखा पर, प्रवेश द्वार पर नदी देवियाँ बनाई जाती हैं, गंगा और यमुना। गंगा और यमुना का की पहचान होती है गंगा को वाहन से, मकर से, और यमुना को कच्छप से, कछुए से पहचाना जाता है। यहाँ जो दोनों पार्श्व में जो नारी प्रतिमाएं हैं, वो जो प्रतिमा शास्त्रीय लक्षण है, उससे तो ये निश्चित होता है कि वो नदी देवियाँ हैं, लेकिन उनमें उनके वाहन अलग से नहीं दिखाए गए। यही एक्सपोज था, यही हिस्सा दिखाई पड़ता था, तो स्थानीय तौर पे उसको इन्हीं दोनों प्रतिमाओं के कारण देवरानी जेठानी कहा जाता था। और क्या-क्या विशेषता है वहाँ के मंदिर की? देखिए जो वर्तमान में हम जिसे जेठानी मंदिर कहते हैं, उसमें एक तो विशालकाय उसके जो स्तंभ हैं, एक वरुण की प्रतिमा है वहाँ, कुछ विशाल प्रतिमाएं हैं और उसका पूरा स्थापत्य थोड़ा जो नियमित स्थापत्य है उससे अलग है, विशिष्ट है। एक तो उसका प्रवेश दक्षिण की ओर से है। दक्षिणाभिमुख मंदिर बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर मंदिरों का जो दिशा होती है, प्रवेश की दिशा, वो पूर्व होती है। कुछ अगर जल स्रोत हैं या नदी हैं तो उनकी ओर उन्मुख करके प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ जेठानी मंदिर दक्षिणाभिमुख है। मुख्य प्रवेश दक्षिण से, लेकिन
दोनों फ्लैंक जो पूर्व और पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में नदी बहती है, मनियारी नदी बहती है। पूर्व में एक पहले तालाब हुआ करता था, शायद उसी के नाम से इस स्थल का नाम तालाब पड़ा है। उस ताल के कारण अब वो तालाब पूर गया है, खेत बन गए हैं वो। तो पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से भी प्रवेश द्वार थे। और जिन सिक्कों की मैं चर्चा कर रहा था, एक वसंत मात्र 5वीं-6वीं शताब्दी के शासक, सरबपुरी शासक, और जो काल निर्धारण और राजवंश की आप चर्चा कर रही थी, उन्हीं के आधार पे कला शैली और इन सिक्कों के मिल जाने से इस बात की लगभग पुष्टि हुई कि ये शरबपुरी काल में, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में लगभग 5वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी उनका काल माना जाता है, उस काल के ये मंदिर। देवरानी मंदिर के साथ उसका प्रवेश द्वार अपने आप में बहुत सुंदर प्रवेश द्वार है, बहुत इंट्रिकेट, बहुत बारीक उसका काम है। और सबसे ज़्यादा चर्चित वो रुद्र शिव की प्रतिमा है, जो लगभग 8 फुट ऊंची और 5 टन से भी ज़्यादा वजनी, शरीर के विभिन्न अंगों पर उस पे जीव जंतुओं का अंकन है। तो वो अपने आप में एक तरह से कहिए कि भारतीय कला की और प्रतिमा विज्ञान की एक प्रकार से पहेली है, जो और उसकी अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। कभी उसको किसी ने नवग्रह, किसी ने दशावतार, किसी ने पशुपति, किसी ने कोई तांत्रिक, किसी ने यक्ष का प्रभाव। और अगर हम देखें तो सारे इन व्याख्याओं के पीछे कोई ना कोई तार्किक आधार है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि एक कोई ऐसी परंपरा रही है और उस परंपरा के अपने टेक्स्ट रहे हैं, अपने उसके प्रिस्क्रिप्शंस रहे हैं। शायद कलाकार ने कुछ अपनी मौलिक कल्पना के साथ इसको मूर्तमान किया है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। उसमें बहुत सारे पशुओं की पशु पक्षी हैं, उसमें गोधा दिखाया गया है, लिजार्ड, या उसमें मेढक दिखाया गया है, मयूर, कछुआ जी, मछली दिखाई गई, क्रैब दिखाया गया है, दाढ़ी, चिन्ह एक चक्का बना है। इन बहुत ही सुंदर और अद्भुत मूर्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक उसी तरह से जैसे जीव जंतुओं से इसका संयोजन हुआ है, देवरानी मंदिर के प्रवेश द्वार पे दोनों ओर कीर्तिमुख, एक सिंहमुख बनाए गए हैं, जिनका संयोजन फूल पत्तियों से किया गया है। वो भी अपने आप में बहुत ही विशिष्ट भारतीय कला की विशिष्ट एक कृति है जी। तो ये तो हुई ताला की बात। दीपाडी को भी छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर आर्कियोलॉजिकल साइट माना जाता है। तो वहाँ का काम कैसे शुरू हुआ और वहाँ की क्या-क्या विशेषता है? जी, दीपाडी, देखिए दीपाडी की भी चर्चा काफ़ी लंबे समय से होती रही थी, लेकिन कोई पुरातत्व की दृष्टि से कोई काम उसका नहीं हुआ था। उस जगह की पहचान हो चुकी थी, वहाँ की बहुत सारी कथाएं थीं, कुछ वहाँ की पुरानी मूर्तियाँ और स्थापत्य खंड थे जो बाहर थे, जो दिखाई पड़ते थे। इसके कारण इसमें कोई संदेह नहीं था। और प्राथमिक सर्वेक्षणों के दौरान भी ये सुनिश्चित हो गया था कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। सरगुजा में वर्तमान में अब वो बलरामपुर जिले का हिस्सा है। और शंकरगढ़ से कुसमी जाने का रास्ता है, उस रास्ते पे भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कन्हर नदी का दाहिना तट है। और ये पुरावशेष यहाँ तक हैं। उसके अंतिम हिस्से में जाके एक दूसरी नदी है जो कन्हर के दाहिने तट पे आती है, गलफुल्ला उसका नाम है। और ठीक उसी तरह पहले बहाव की दिशा में हम ऊपर आए तो एक छोटा नाला है, सूर्या नाला उसको कहा जाता है। तो यूँ मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि त्रिवेणी संगम है, वो शायद स्थल चयन का वो एक कारण रहा होगा।
सामत सरना कहा जाता था, पारंपरिक नाम है। अच्छा। और जो सबसे मुख्य मंदिर है वहाँ, वो विशाल मंदिर है, जो वो सामत सरना का है। लेकिन जो सबसे पुराना मंदिर है वो शिव मंदिर है, और वो उरांव टोली वहाँ एक हिस्सा है, बस्ती है थोड़ी, एक मूल बस्ती दीपाडी की, और उससे थोड़ा सा अलग हट के उरांव टोली है। उरांव टोली में ये मंदिर है, लगभग 8वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का वो मंदिर है। और बावली है वहाँ, 2 बावलियाँ हैं, रानी की बावली और दूसरी बावली। और इसी तरह एक सूर्य मंदिर है, बोजियो टीला कहा जाता है। पंचायतन मंदिर है, चामुंडा देवी का मंदिर है। तो 6, 7, 8 तो ऐसे बड़े मंदिर हैं जो इस खुदाई के बाद निकले। छोटे बहुत सारे ढेर सारे मंदिर हैं, कुछ मोनोलिथिक जो दरअसल में मान्यता के मंदिर हैं, मंदिर बनाने की मान्यता कर दी जाती है, नहीं हो पाता तो मोनोलिथिक एक आश्मी है, एक पत्थर को ही हाथ से मंदिर का आकार दे दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ 8वीं शताब्दी से लेके हमको 12वीं 13वीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ मिलती हैं। आपने जैसा सुंदर कहा, तो चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, नदी है, साल के वृक्ष हैं, तो उसका अपने आप में एक विशिष्ट सौंदर्य है। और साथ ही उसको मंदिरों मंदिरों का नगर कहा जी, जाता है। मंदिर। और मंदिरों का नगर कहने के पीछे, जैसा मैंने कहा कि 700-800 बहुत बड़े मंदिर, उसके बाद मझोले आकार के 10, 20, 25 मंदिर हैं, छोटे मंदिर हैं। तो इस तरह लगभग 1 डेढ़ 2 किलोमीटर क्षेत्र में, 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर कहें तो क्षेत्र में वो फैले हुए हैं। तो वो अपने आप में स्थल बहुत महत्वपूर्ण और अलग-अलग, जैसे जो आरंभिक 8वीं शताब्दी का उन्नाव किला का या जो पुरावशेष हैं, उसमें हमको छत्तीसगढ़ के सोमवंशी कला का प्रभाव दिखता है। थोड़ा-सा आलवंश जो है बंगाल का, झारखंड या उड़ीसा में जो वो कुछ जिनका प्रभाव रहा था, वो हमको वहाँ असर दिखता है। और बाकी एक ख़ास बात ये है कि त्रिपुरी के कलचुरी, मतलब जबलपुर के कलचुरी, हमारा जो मध्य मैदानी हिस्सा है, रतनपुर का हिस्सा, या पाली, कटघोरा, मल्हार, रतनपुर, ये जो स्थल हैं, ये जो हम रतनपुर के कलचुरियों की बात करते हैं, तो उनकी मूल शाखा जो त्रिपुरी या जबलपुर की शाखा है, उस शाखा की कला शैली का बहुत सारा प्रमाण डीपाडी में मैं करता हूँ। तो ये इस दृष्टि से डीपाडी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। तो वहाँ की कुछ मूर्तियाँ चोरी भी हो गई, जी, तो फिर वो वापस वो बरामद हो। नहीं, मैं मुझे जहाँ तक जानकारी है, वापस बरामद नहीं हुई। मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि कई बार जो पुरानी फ़िल्में हैं और उसमें मूर्तियों की स्मगलिंग और रातों-रात करोड़पति बनने की जो कथाएँ होती हैं, तो हो सकता है कि ऐसा कभी दौर रहा हो, लेकिन यहाँ मैं बहुत इस बात को जोर दे के स्पष्ट करना चाहूँगा कि एंटिक्विटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, पुरावशेषों का पंजीकरण नियम आया 1975 में। उसके बाद ऐसा कोई भी पुरावशेष जो, और सारे देश में पुरावशेषों का पंजीकरण हुआ, स्थलों के संरक्षण का काम हुआ था, संरक्षित स्थल हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ। और उसके बाद अब ये स्थिति है कि अगर कोई प्रतिमा कहीं चोरी होती है, बेच दी जाती है, तो वो पूरी दुनिया में उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाती है, उसके रिकॉर्ड्स भेजे जाते हैं। तो अगर कहीं वो प्रतिमा है, जानकारी मिल जाती है, तो जिसके पास वो प्रतिमा है, ये उसकी जवाबदेही होती है कि वो उसको मूल स्थान में लौटाए। और ये सिर्फ नियमों में या सिद्धांत रूप में नहीं, व्यावहारिक तौर से ऐसे ढेर सारे पुरावशेष हैं जो यहाँ आए हुए हैं, जो वापस लाए गए हैं। तो एक ये हमारा अभी
कर्तव्य होता है कि अगर गलती से भी अगर किसी के पास वो मोती आ गई है तो वो उसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में वापस देख कर दें। मैं यहाँ ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन होता है अपने नाम से। लोग रजिस्ट्रेशन अगर किसी की निजी या ऐसी संपत्ति है या पुश्तैनी अगर किसी के पास है, तो रजिस्ट्रेशन एक इसीलिए था कि उसका पंजीयन करके एक तरह से उसको प्राधिकार, उसको पट्टा दे दिया जाता है। और कुछ ऐसे जो मामले हैं उनको नामोल्लेख सहित मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है। मेरे कार्यकाल में बिलासपुर में वहाँ संभागायुक्त हुआ करते थे मदन मोहन उपाध्याय जी। उनके व्यक्तिगत संग्रह में एक प्रतिमा उनके नाम से रजिस्टर्ड थी, लेकिन वो पुरातत्व के कामों में रुचि लेते थे। और जब बिलासपुर से वो स्थानांतरित हुए, बीच में कभी मैंने चर्चा की थी कि मैंने रिकॉर्ड्स में देखा है सर, एक मूर्ति आपके पास भी है, कभी मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो जवाब दिया था, पहले तो मुझे लगा कि वो टाल रहे हैं, लेकिन जब उनका स्थानांतरण हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के मुझसे सारी औपचारिकताएं कराई और उस मूर्ति को बिलासपुर संग्रहालय के लिए उन्होंने भेंट किया, गिफ्ट भी। तो ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी हैं। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी ने इस तरह से कहा कि जब वो बिलासपुर कलेक्टर थे कि कलेक्टर बंगले में ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट हुआ है कि नहीं, कौन सी चीज़ें आपको संग्रहालय के लिए चाहिए। क्योंकि एक समय होता था जब संग्रहालय नहीं होते थे तो कलेक्टर बंगला सुरक्षित होती थी। जी। ओ टीपी शर्मा जी ऐसे एक जस्टिस थे, उन्होंने इस प्रकार मूर्तियों को, तो ऐसे बहुत सारे अधिकारी हुए हैं जिन्होंने स्वयं पहल करके संग्रहालयों की मदद की। तो ऐसे कितने म्यूजियम हैं हमारे छत्तीसगढ़ में और सबसे अच्छा कहाँ है जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके? देखिए 3 जो सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं शासन के, वो सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालय तो रायपुर है। बिलासपुर और जगदलपुर में भी संग्रहालय हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में अपने संग्रह हैं जिसमें उल्लेखनीय है खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का संग्रहालय। रायपुर संग्रहालय का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि वो लगभग 150 साल पुराना संग्रहालय है और देश के पहले 7वें या 8वें क्रम का वो संग्रहालय है। सबसे पुराना बहुत पुराना। 1875 में जो उसका जो फाउंडेशन जो स्टोन है, स्मारक है, उस पे लिखा हुआ है। लेकिन हमको ये भी जानकारी मिलती है कि 1868 में वो संग्रहालय स्थापित हो गया था। हम 1875 भी माने तो अब तो भी 150 साल बहुत 150 साल पुराना है। होने को है और उसमें 15,000 से अधिक पुरावे पेड़। अच्छा। जी। और उसमें ढेर सारे सिक्के और बहुत जो उल्लेखनीय है, किरारी का काष्ठ स्तंभ लेख वहाँ है। वहाँ की जो अभिलेख दीर्घा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सिरपुर के कांस्य प्रतिमाओं का संग्रह, वो अपने आप में अनूठा संग्रह है। माननीय राष्ट्रपति महोदया का छत्तीसगढ़ विजिट हुआ था, तो उन्होंने संग्रहालय के लिए भी समय दिया था। अच्छा। और वो सिरपुर की मंजूश्री प्रतिमा को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने उसकी बहुत सराहना की थी, बहुत उन्होंने रुचि प्रदर्शित की थी। ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं, सिक्के, कांस्य प्रतिमाएँ और आदिवासी कला दीर्घा है, कला कौशल दीर्घा है, प्राकृतिक दीर्घा है। तो वो अपने आप में मुझे लगता है कि संग्रहालय तो है ही, एक शिक्षण प्रशिक्षण का भी केंद्र है। हाँ, वो वो तो है। वो होता है, तो वो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। जगदलपुर और बिलासपुर संग्रहालयों का भी अपना महत्व है। स्थानीय प्रतिमाएँ, वहाँ जगदलपुर संग्रहालय में जो पुराने 5वीं शताब्दी के जो नलकालीन इतिहास, उसकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमाएँ वहाँ हैं। वहाँ बहुत जो सिक्के वहाँ मिले हैं, उनका संग्रह है। कुछ सोने के सिक्के, विभिन्न धातुओं के, उनका संग्रह वहाँ है।
ये जो हमारा अनएक्सप्लोर्ड बस्तर है, वहाँ जाकर हमें क्या-क्या एक्सप्लोर करना चाहिए आपके पुरातत्व के हिसाब से? जी, देखिए बस्तर यूँ तो जो बहुत शायद सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दंतेवाड़ा की है धार्मिक कारणों से, शंखिनी डंकिनी नदी के संगम पे, और निसंदेह वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है धार्मिक दृष्टि से भी, पुरातात्विक दृष्टि से भी। अपनी परंपराएं हैं, जीवंत परंपराएं हैं उसकी। वहाँ एक शिलालेख है, जो शिलालेख छत्तीसगढ़ ही का पहला सबसे प्राचीनतम प्रयोग उसमें हुआ है ऐसा माना जाता है। 18वीं शताब्दी के आरंभ का दिक्पाल देव जो शासक हुए थे, उनका वो शिलालेख है। बारसूर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हुआ, मामा भांजा मंदिर। तीसा का मंदिर, वहाँ जो विशालकाय 2 गणेश की प्रतिमाएं, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। नारायणपुर एक है, वहाँ 12वीं शताब्दी का मंदिर है। शिलालेख है वहाँ सन वो 1111 तिथि उसमें उल्लिखित है। वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। डोलगल की हमने चर्चा की, दुर्गम है लेकिन अपना उसका एक रोमांच है। तो भोंगा पावलो और गढ़धनौरा 2 स्थलों की चर्चा मैं इस संदर्भ में भी करना चाहूँगा कि इन दोनों जगहों पर मुझे रहकर वहाँ का खुदाई का काम करने का मौका मिला। और ये समय 1990-91 का था। थोड़ा वहाँ थ्रेट भी होता था, जो है नक्सली गतिविधियाँ थीं, लेकिन कुछ संयोग और शायद और भी कारण रहे होंगे कि हमारे काम में कोई ऐसी विशेष बाधा नहीं हुई। ये ज़रूर हम लोगों को परोक्ष रूप से जानकारी, कभी सूचनाएं मिलती थी, लेकिन जो तब मैं आपकी स्थिति से बहुत व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव था कि उस समय जो न्यूनतम मजदूरी का क्या दर निर्धारित है, क्या उतना दर दिया जा रहा है, जो मास्टर रोल है उसमें उसी प्रविष्टियाँ उसी तरह से की जा रही हैं, ये चीज़ों की जानकारी वो लेते थे। कभी परोक्ष रूप से, कभी कोई व्यक्ति आके दिलचस्पी दिखा के। तो अगर आप बहुत पारदर्शी होकर काम कर रहे हैं तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि मुझे लगता है कि जो कामगार हम लोगों को ऐसे स्थलों पे काम करने का अनुभव था, और हमने हमेशा ये महसूस किया कि अगर स्थानीय लोगों को उनके स्थानीय गौरव की थोड़ा सा भावना उनमें जगाने की कोशिश की जाए कि अंततः ये जो स्थल है वो आपका है, हम लोग आपके सहयोगी हैं, तो उसकी ओनरशिप का उनको अगर महसूस कराया जाए तो वो शायद आपको हमेशा आपके काम में सहयोग करते हैं। तो ये विभिन्न पुरातात्विक स्थलों में जितने भी फील्ड वर्क का मुझे अनुभव है, मैंने ये महसूस किया कि उसका ओनरशिप मतलब हम कस्टोडियन हैं उसके, और हम कस्टोडियन हैं या उस विषय से संबंधित हैं तो क्या सावधानी रखें, क्या सावधानी उसको बनाए रखने में, सुरक्षित रखने में मददगार होगी, इसकी बात हम उनसे करते रहें। लेकिन फीलिंग ऑफ ओनरशिप उनको दी। उसका भाव जरूर उनमें रखें। और मुझे लगता है कि वो इस बात को शायद हम कहें दूरस्थ मैंने अंचलों में, जनजातीय समुदायों में, या जिन्हें हम मानते हैं कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, मैंने देखा है कि इस भावना से वो शायद किसी भी यूँ पढ़े लिखे समाज की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और उनसे अधिक सहयोग मिलता है, क्योंकि उन्हें लगता है ना ये हमारी चीज़ है। हमारी चीज़ है। और उसके लिए वो बिल्कुल जानना समझना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे सावधानी रखनी चाहिए, क्या
ये आम तौर से, ऐसा नहीं कि उसमें कोई विसंगत स्थितियाँ नहीं होती हैं, वो तो मानवीय स्वभाव है, लेकिन मैंने महसूस किया कि तुलनात्मक रूप से ये चीज़ें ऐसे स्थलों पे बहुत मददगार तो कभी डर भी लगता होगा कई बार चीज़ों को लेके। निश्चित रूप से कुछ स्थलों पे इस तरह की भी अफवाह थी कि ये लोग आए हैं और भुतहा जगह की खुदाई कर रहे हैं, और कुछ ये मुर्गी बकरा तो काटे नहीं है, तो पता नहीं किसकी बलि चढ़ाएंगे। लेकिन लेकिन ट्रांसपेरेंसी कि आप लगातार उन लोगों के साथ हैं, तो बहुत जल्दी देखिए मैंने मुझे इन स्थलों पे काम करके जो मानवीय स्वभाव का मुझे अनुमान हुआ कि नए परिचय होने पे और स्ट्रेंजर अजनबी लोगों के साथ एक आशंका ज़रूर होती है, लेकिन सामान्य एक व्यक्ति है, और ख़ासकर ऐसे क्षेत्रों के जो लोग हैं, वो आम तौर पे आपका व्यवहार देख के बहुत जल्दी आपके ऊपर भरोसा करते हैं, जी। और भरोसा करके आपका सहयोग भी करते हैं अनपेक्षित। हम टूर में जाते थे, मोबाइल का समय नहीं था, और हमको मालूम नहीं होता था कि हम कभी साइकिल पे कुछ कई किलोमीटर हम में हैं, रात हो गई, हमको मालूम नहीं होता था कि हम कहाँ खाएंगे, कहाँ सोए। लेकिन मुझे किसी भी जगह अभी तक अनुभव नहीं हुआ, मैंने न जाने कितनी रातें किसी गांव में बिताई हैं, अनजान जगह पे बिताई हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई अवसर नहीं हुआ ऐसे गांव में जो सबसे अच्छी व्यवस्था वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो सबसे अच्छा भोजन प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको अतिथि मान के देते लोग करते थे। जी, जी। आपके करियर में कोई ऐसा अविस्मरणीय अनुभव रहा हो, वो आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, बहुत सारी ऐसी घटनाएँ तो नहीं, किसी एक घटना के लिए भई जैसे मैंने कहा कि हम तब गढ़धनौरा में काम कर रहे थे। वहाँ एक मुखिया होते थे, करिया पुजारी, जी। वो हमको मदद करते थे और बोलते थे यहाँ आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से वो हमारे गार्जियन थे। और फिर अगले साल जब मैं उस साइट पे गया, तो मालूम हुआ कि उनकी, मुझे ध्यान आता है कि 80 के आसपास उनकी उम्र रही होगी। बाद में पता कि क्या करती रही। जो मैंने कहा कि भोंगापाल में ये बात थी कि ये लोग बलि देने वाले थे। लेकिन वहाँ एक गुरुजी थे, उन्होंने हमको जो पाठ पढ़ाया, मुझे लगता है कि वो पाठ मेरे बहुत काम आया। जो कहा जाता है कि यू आर अंडर सर्विलियंस। उन्होंने कहा कि देखिए, आपके बारे में कोई भी गलत बात या चर्चा तब तक नहीं होगी, आप लोगों की नज़र से ओझल मत होइए। आप लगातार 1-2 गाँव के लोगों को अपने साथ रखिए। तो आपकी कोई भी हरकत, आपकी कोई भी गतिविधि अगर लोगों की जानकारी में है, तो आपके बारे में कोई गलत जानकारी, गलत सूचना या अफ़वाह नहीं होगी। और ये सावधानी उनकी सीख बाद में बाकी जगहों पे भी हाँ। काम आई। स्थानीय लोगों को हम लोग लेते थे। अलग-अलग ढेर सारे ऐसे अनुभव हुए, लेकिन मैंने जैसा कहा कि मनुष्य वो आमतौर से आपके काम, आपके व्यवहार से वो जितना जल्दी वो सहयोग करते हैं। रुद्र की प्रतिमा मिली थी हमको, स्थानीय उपकरणों के माध्यम से उसको खड़ा करना था, 5-6 टन वजनी मूर्ति। जी, बहुत बढ़िया। उसको कोई डैमेज भी ना हो, तो सारी स्थानीय व्यवस्थाएँ वो हमारे साथ गायकवाड़ जी होते थे, कुछ हमारे एक जवाहर यादव जी होते थे हमारे स्टाफ के, तो उन्होंने वहीं स्थानीय तौर पे बोरा फटकी लेके, पुआल भर के उसका कुशन बनाया, उसका कुशन बना के उसको रैप किया कि उस पे कहीं इवन रस्सी का भी रगड़ मत खाए। इसी तरह की स्थिति काम करते हुए डीपाडीह में बनी थी। वहाँ का मंदिर का डोर फ्रेम बहुत भारी था, उसको खड़ा करना था। और जब आप स्थल पे होते हैं तो किसी तरह का टूल्स और मशीन इक्विपमेंट्स आपको होते नहीं। नहीं होता। और मैंने देखा है कि स्थानीय लोग
इन सब चीज़ों में बहुत आपको चीज़ों के प्रति उसका कोई साधन, कोई रास्ता सुझाते हैं और ऐसे काम करके लगभग सारे मौक़ों पे हमको सफलता मिली है। सर आजकल के जो युवा हैं जिन्हें आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए क्या करियर ऑप्शंस हैं? उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? 2 चीज़ें देखिए, पुरातत्व की पढ़ाई होती है जो डिग्री कोर्स होते हैं और बहुत सारे बहुत अच्छे कोर्सेस हैं, हायर स्टडीज़ भी हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसमें एक पक्ष तो विभागीय तौर पे जो शासकीय विभाग हैं, आर्ट एप्रिसिएशन भी उसके साथ हमारे देश में अब विकसित हो रहा है, जो उसके कंजर्वेशन को लेके हमारे यहाँ ढेर सारे ऐसे कैरियर ऑप्शन हो रहे हैं। हेरिटेज मैनेजमेंट को लेके कैरियर ऑप्शन हो रहे हैं। अच्छा। तो जो इस दिशा में जाते हैं, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो फील्ड आर्कियोलॉजी का काम है, वो फील्ड आर्कियोलॉजी का काम प्राथमिक रूप से तो बड़ा आकर्षक और रोमांचक लगता है, लेकिन उसकी ऐसे लोगों के लिए चुनौतियाँ हैं और मुश्किल हो सकती है, जो थोड़ी सुख सुविधा, जो ऑफिस चैम्बर, एसी गाड़ी वाला जो, वो थोड़ी मुश्किल स्थिति, क्योंकि कोई भी सर्वे से संबंधित काम है, वो हमेशा उसमें दुर्गम क्षेत्र भी होंगे, वन्य क्षेत्र भी होंगे, अलग-अलग संस्कृतियों से, अलग-अलग तरह के लोगों से, समुदायों से, वो वन क्षेत्र हैं तो जीव-जंतुओं से। तो अगर आपकी ऐसी रुचि है, ऐसा पैशन है, तो वो आपको काम में बहुत आपको उसकी अपनी सावधानियाँ भी होती हैं। तो उसकी सावधानियाँ सबसे प्राथमिक तो जो मैं कह रहा था कि स्थानीय लोगों को आप साथ में, क्योंकि जो लोकल नॉलेज सिस्टम होता है, वो लोकल नॉलेज सिस्टम का सम्मान करना कभी भी किसी भी नई जगह पे जाने पे मददगार होता है। तो ये सारे कैरियर ऑप्शंस हैं और निश्चित रूप से हमारे जो धरोहर की रक्षा है, उसको संभालने का काम है और उसके संभालने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही होती है कि ऐसे लोग हैं, उन लोगों को जो एक प्राकृतिक शरण होता है उससे बचाने की कोशिश, जो वेंडलिज्म है उससे बचाने की कोशिश, कुछ आपराधिक प्रवृत्तियां जिसकी आपसे चर्चा की कि कुछ अनजाने में, अपनी नासमझी में, मूर्खता में जो आपराधिक घटनाएं होती हैं, जो प्रतिमाओं की चोरी की घटना आती रहती है, ठगी के काम होते हैं कि ये ऐसा हनुमान छाप सिक्का है जो चावल खींचता है, ये सारे ठगी के तरीके होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना, और ये जो कैरियर ऑप्शन है, वो कैरियर ऑप्शन आपको अपने काम का, अगर आपकी रुचि है, पैशन है, तो आपको काम का आनंद तो देता है। कहीं न कहीं मन में ये भाव भी होता है कि आप अपने समाज के लिए, आप अपनी संस्कृति के लिए, आप अपने देश के लिए, आप अपने मानवता के लिए एक अपनी भूमिका, भले वो भूमिका वो गिलहरी की तरह भूमिका हो, सेतुबंध के गिलहरी की तरह, लेकिन अपनी भूमिका का उसका अपना एक संतुष्टि होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सर, आपका जो डिपार्टमेंट है वो पास्ट को फ्यूचर से मिलाता है। जो चीज़ें हम ऐसे तो बिल्कुल नहीं जान पाते अगर आपका डिपार्टमेंट नहीं होता, अगर आप लोग इतना काम नहीं करते, अपने क्षेत्र में इतना योगदान नहीं देते, तो ये चीज़ें हमें कभी पता नहीं चल पाती थी। थैंक यू सो मच सर, आने के लिए, आपका समय देने के